So, Jai Hind friends, today we are going to start with a new topic that is majority, types of majorities. ठीक है ना? तो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देखने को मिलते हैं? तो हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देख सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दूसरा इफेक्टिव मेजॉरिटी, तीसरा सिंपल मेजॉरिटी और जो फोर्थ वन है वो है स्पेशल मेजॉरिटी। और अगेन जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है ना? तो हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, सिंपल मेजॉरिटी क्या है और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी विथ 3 टाइप्स है वो क्या चीज़ है, ठीक है ना? सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो स्पेशल मेजॉरिटी है 3 टाइप्स है वो किस बेसिस पे 3 टाइप्स है, ठीक है ना? तो देखिए टाइप 1 ये जो भी टाइप्स बना है वो आर्टिकल के बेसिस पे है। डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स ये बोलते हैं कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लाना पड़ेगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स से आपको मेजॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? गेन करना पड़ेगा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल दिया है 249, 312। ये बेसिकली ये जो 2 आर्टिकल्स है वो ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। ये लोकसभा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स ये जो मेजॉरिटी जो इस आर्टिकल के तहत जो माँग रही है, वो ओनली एंड ओनली किससे माँग रही है? राज्यसभा से माँग रही है, लोकसभा से नहीं माँग रही है। मीन्स अगर लोकसभा से नहीं माँगेगी, तो लोकसभा मीन्स इस चीज़ को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देता है। जहाँ पे भी अगर मेंशन नहीं किया गया है कि किस टाइप ऑफ मेजॉरिटी को यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी। इसीलिए अभी हम लोग आगे देखेंगे सिंपल मेजॉरिटी को हम लोग डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी भी बोलते हैं। ठीक है? अब देखिए आर्टिकल 2 में यहाँ पे देख रहे हैं 368, 368 अगर आप जानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ मीन्स 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है ना? अभी उसी तरह आर्टिकल 3 भी देखते हैं, तो एक-एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मतलब वर्ड ही मतलब आप अगर हिंदी में अगर समझ सकते हो तो एब्सोल्यूट मतलब होता है पूर्ण मेजॉरिटी। ठीक है ना? पूर्ण मेजॉरिटी क्या है? ठीक है? पूर्ण मेजॉरिटी मतलब सिंपल सी बात है भाई, जितनी भी स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ का क्या होगा? हाफ मीन्स 50%। ठीक है? तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ 543 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 272.5 करेक्ट ना? तो 272.5। अब मुझे एक बात बताओ 272 लोग चाहिए, मुझे 272 लोग चाहिए। 0.5 में मतलब आधा इंसान चाहिए? नहीं, क्या इंसान आधे होते हैं? नहीं। तो इसको मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट नंबर ले लूँगा मीन्स 273। बात समझ में आ रही है? अगर समझिए बाई चांस अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं और लोकसभा की स्ट्रेंथ जो होती है वो 440 हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? तो अगेन 540 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच? इज 270। अब देखिए 270 अगर 270 लोग मीन्स ये मेजॉरिटी क्या बोल रही है? ये मेजॉरिटी 270 लोग क्या चीज़ किसी बिल को यस बोल रही हो कि हाँ, इस बिल को पास करना चाहिए। अगेन अगर 270 लोग यस बोल रहे हैं तो 270 लोग रिमेनिंग भी तो हैं, बच्चे भी तो हैं। सही बात है ना? और अगर ये 270 लोग नो बोलेंगे, तो हम लोग किसको बोलेंगे? कौन मीन्स बिल पास किया जाए कि नहीं पास किया जाए? तो इस सिनेरियो में जब भी आपको इवन नंबर दिखता है, ठीक है ना? जब भी 2 से डिवाइड करने के बाद इवन नंबर दिखता है, तो आप हमेशा क्या करोगे वहाँ पे? +1 करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, तो 271 लोग क्या बोल रहे हैं? यस बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो नो बोलने वाले लोग हैं, वो भाई सिंपल सी बात है ना, इसी में से एक बढ़े होंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए? 269। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो बहुत ईज़ी है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ बताया हूँ, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, ठीक है ना? तो देखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का ज़्यादातर यूज़ मीन्स आप इसको मीन्स अकेले यूज़ नहीं कर सकते हो। अकेले यूज़ कर सकते हो मतलब अकेले नहीं यूज़ कर सकते हो मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को जब भी यूज़ किया जाएगा, तो किसी और मेजॉरिटी के साथ में यूज़ किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक्स, वाई, ज़ेड मेजॉरिटी,
ऐसे कंडीशंस बनेंगे। बात समझ आ रहा है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस ये एक्स वाई जेड मेजॉरिटी को आप यूज करके ही इस मेजॉरिटी को यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो आपको मालूम रहेगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बस उसी लिए यूज होता है कि मीन्स आपका गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है कि नहीं। गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है मीन्स मीन्स पूरी तरह एक पार्टी की वजह से फॉर्म हो रहा है कि इसमें कोई कोइलिशन की तरफ मीन्स कोई मीन्स अदर कोई कोइलिशन की फॉर्म में कोई फॉर्म कर रहा है मीन्स मोर देन टू पार्टीज तो नहीं है जो फॉर्म कर रही हैं। बात समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बहुत सिंपल बहुत बेसिक ये बोलना चाह रहा हूँ जैसे समझिएगा। 543 है। 543 में से मान लीजिए अगर बीजेपी और कांग्रेस दो लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब 543 में से मैं आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना बताया, 272, करेक्ट ना। अगर समझिएगा कांग्रेस बाई चांस या फिर बीजेपी या कांग्रेस कोई भी अगर 272 के एवव सीट लाती है तो सिंपल सी बात है ना भाई, उनकी गवर्नमेंट बनेगी, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो इसीलिए लिखा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेंटर एंड स्टेट। आप सेम उसको स्टेट से भी कंपेयर कर सकते हो। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारी है इफेक्टिव मेजॉरिटी। सो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और इफेक्टिव मेजॉरिटी है, उन दोनों में बस डिफरेंट इतना है कि दोनों क्या बोलते हैं, दोनों टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। लेकिन क्या है यहाँ पे ये भी बोलता है कि अगर कोई वैकेंसीज रही तो आप वैकेंसीज को क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, मीन्स बाहर निकाल दोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 543 है, लेकिन बाई चांस अगर हो सके किसी प्रॉब्लम की वजह से उनका मीन्स डेथ हो गया या फिर रेजिग्नेशन हो गया या फिर वो इंसान डिसक्वालीफाई कर दिया गया, तो अभी जो स्ट्रेंथ हो गया वो 540 हो गया। तो सिंपल सी बात है 540 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 270, अगेन इवन नंबर। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 1 प्लस कर दूंगा, तो कितना आएगा 271। तो 271 जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, ये किसके तहत है, आर्टिकल 67 बी, ठीक है ना। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल के लिए जो इलेक्शन होगा किसमें, राज्यसभा में, उसमें इनको क्या चाहिए, इनको इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। मीन समझिए राज्यसभा के स्ट्रेंथ है 245, ठीक है। वहां पे अभी बहुत सारे लोग कैसे रहते हैं, राज्यसभा मालूम है 2-2 साल बाद रिटायरमेंट होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 240 है, डिवाइड बाई मीन्स समझ 240 नहीं, मैं 200 लेता हूँ। 45 लोग क्या है, डिसक्वालीफाई है या फिर डिसक्वालीफाइड है, ठीक है। तो अगर 45 लोग डिसक्वालीफाइड है तो अभी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की, 200। तो 200 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 100। 100 अगेन इवन नंबर, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है, 1 ऐड करने पे मीन्स को कितना मिलेगा, 101। मीन्स अभी अगर मुझे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा में मुझे कितने लोग चाहिए, कितने मेंबर्स चाहिए जो ये चीजों पे सहमत हो कि हाँ मुझे वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग रिमूव ही कर दें। तो उसके लिए मुझे 101 मेंबर्स चाहिए। बात समझ में आ रही है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूवल ऑफ स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में भी और लोकसभा में दोनों जगह पे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर रहते हैं, करेक्ट ना। यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है ना, इनको रिमूव करने के लिए हम ये इफेक्टिव मेजॉरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिंपल मेजॉरिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल मेजॉरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोलते हैं, वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं और डिफॉल्ट मेजॉरिटी भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 50% लोगों की वोटिंग होनी चाहिए, 50% मेजॉरिटी होनी चाहिए और जिसमें प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट भी हों और वोटिंग भी करें, ठीक है। अब देखिए कुछ मेंबर्स क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हर चीज़ के लिए वोटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ही वो वोटिंग कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ अगर हर एक चीज़ पे तो वो एलिजिबल नहीं होते वोटिंग करने के लिए, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक केसेस पे ही वो क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में ही वो क्या होते हैं, वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, हमेशा नहीं होते। अब मान लीजिए अगर मैं राज्यसभा का एग्जांपल ले रहा हूँ, राज्यसभा में आज के तारीख में
360 मेंबर्स प्रेजेंट है, जिसमें से 2 मेंबर्स जो हैं, या 362 मैं ले लेता हूँ कैलकुलेशन ईज़ी करने का, 362 प्रेजेंट है, जिसमें से 360 इज़ ओनली एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उस पे वोटिंग करने के लिए कितना है, बस 360 ही एलिजिबल है। तो 360 को अगर मैं कैंसिल करूँगा 2 से तो 180 आता है। तो 180, अब देखिए 360 कैसा है, एक इवन नंबर है, तो मैं उसमें क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूँगा जो भी आंसर, तो कितना हो जाएगा 181। अगर 181 मेंबर्स अगर अग्री हो जाएंगे तो ये ऑर्डिनरी मनी फाइनेंशियल बिल क्या हो जाएगा, इजीली पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन, थैंक्स टू प्रेसिडेंट, कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे मीन्स मोशन के बारे में बात किया गया। ये क्या है, ये चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये भी बहुत ही लेंदी टॉपिक है, ठीक है ना, मीन्स कंसेप्चुअल टॉपिक है। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है ना। अगर आप ए को समझेंगे और ए के एप्लीकेशन को बी पे अप्लाई करेंगे तो ही आप समझ सकते हैं, बात समझ आ रही है। फिर बी से जो लर्निंग लिए उसको सी पे अप्लाई करेंगे, मीन्स इंटरलिंक्ड है। समझ में आ रहा है ना, दोनों के बीच में क्या है, इंटरलिंकिंग है। तो आप इसको समझेंगे तभी आप आगे वाली चीज़ को समझ सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको सेपरेट बनाऊंगा। बस अभी थोड़ा ये आपको ये वर्ड वर्किंग और फंक्शनल मेजॉरिटी समझ में आए, उसके लिए मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब समझिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब ये होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट है, कोई एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, कोई रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो रूल कर रही है। अब उसके अपोजिशन भी होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब अपोजिशन ये बोलता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो क्या कर दी, वो अपनी बहुमत खो दी है, अपनी मेजोरिटी खो दी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर रूलिंग पार्टी को अपनी बहुमत को प्रूव करना पड़ेगा ना, अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसके लिए देखिए, अब अपोजिशन में क्या है, एक दो लोग उठ के आके नहीं बोल सकते, ठीक है ना, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। तो मान लीजिए वो क्राइटेरिया जो भी है उसको फुलफिल करता हो, तो स्पीकर क्या बोलेगा, स्पीकर ये बोलेगा कि भाई ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करवा देते हैं, मीन्स चुनाव कराते हैं, वोटिंग करा देते हैं, ठीक है ना। वोटिंग कराते हैं मीन्स, सॉरी मैं इलेक्शन बोल रहा हूँ तो आप लोग ये जनरल इलेक्शन मत समझिएगा। मीन्स ये जो एमपीस हैं वो इलेक्ट करते हैं, वही वोट करते हैं, ठीक है ना, कि कौन रूलिंग पार्टी के फेवर में है, कौन अपोजिशन पार्टी के फेवर में है, ठीक है ना। तो अब मैं सिंपल सा एक सिनेरियो लेता हूँ, 400 पीपल्स हैं, ठीक है, 400 पीपल जो भी हैं वो एलिजिबल हैं वोटिंग करने के लिए, ठीक है ना, वो प्रेजेंट भी है और वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल भी है। तो 400 डिवाइड बाई 2, ठीक है, अब कितना आया 200, ये इवन नंबर प्लस 1 इज हाउ मच, 201। तो 201 मेंबर्स अगर ये बोले कि हम रूलिंग पार्टी के साथ हैं, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, अपने फंक्शन को कंटिन्यू रखेगी, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेजॉरिटी। मतलब ये सिंपल मेजॉरिटी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को अपने कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोलते हैं और वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। सेकंड वन ये बोल रहा है, फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लोकसभा इज द सिंपल मेजोरिटी। अब भाई सिंपल सी बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर राज्यसभा को आप यहाँ पे देख सकते हो कि राज्यसभा के लिए क्या चाहिए, उसको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, किसको, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। लेकिन वही सिनेरियो में आप यहाँ पे लोकसभा का जब सीन आ रहा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर इसको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो लोकसभा को क्या चाहिए, जस्ट सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट वन है टू डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड द प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट। अब देखिए, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो फिर वही सेम वोटिंग होगा, 400 लोग हैं जो वोट करेंगे, 200 लोग अगर ये बोले कि हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल, मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, मीन्स लागू कर देना चाहिए। तब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि लोकसभा में मीन्स वोटिंग होगी कि भाई महाराष्ट्र में ये क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो अगेन अगर 201 लोगों ने बोल दिया कि क्या लगना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल भी लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये बहुत ही सिंपल है। इलेक्शन फॉर द डिप्टी स्पीकर, स्पीकर्स, ठीक है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा में भी होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं, स्पीकर्स लोकसभा में भी होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं। भाई लोकसभा क्या है, लोकसभा एक सेंट्रल लेवल पे है,
ठीक है ना? एक लेजिस्लेचर है जो क्या है सेंट्रल लेवल पे है, ये पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पे एमपीज़ रहते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर कौन है? ये स्टेट लेवल पे है, ये भी पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलएस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 नीड टू बी रेक्टिफाइड बाय द स्टेट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी एट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है? अब देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, करेक्ट ना? मीन्स हम लोग बोथ दोनों को फॉलो करते हैं। अब अगर समझिएगा, अगर हमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 368 आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मीन्स हमें पार्लियामेंट से हमें क्या चाहिए? पार्लियामेंट में हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मीन्स जो भी एक्स नंबर हो, मान लो ये 100 नहीं लेता हूँ, कैलकुलेशन को ईज़ी करने के लिए मैं 240 ले लेता हूँ, ठीक है? राज्यसभा का एग्जांपल ले लेता हूँ, राज्यसभा में 240 मेंबर्स हैं, तो ये 3 डिवाइड बाय 240 इज़ हाउ मच? 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 160। तो अगर मेरे 160 मेंबर्स अगर मेरे पक्ष में आते हैं, अगर बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हो, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैं राज्यसभा में भी 2/3, अगेन लोकसभा में भी 2/3, ठीक है? यहाँ पे मैं 480 ले लेता हूँ और 480 को अगर मैं कैंसिल करूँगा तो फिर ये कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है 3, 6 और ये 0, सॉरी 160, हाउ मच? थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। 540 ले लूँ, 540 डिवाइड बाय 2/3 इज़ हाउ मच? 1, करेक्ट ना? 1 ही होगा। हाँ 1 और 2 4 8 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तभी भी मैं सही कर रहा था, ये मल्टीप्लिकेशन भूल गया था, इस 360। अगर 360 मेंबर यहाँ पे भी, लोकसभा में भी 240 मेंबर्स का कितना था? 82, 160, 160 मेंबर राज्यसभा में भी, मतलब हमें स्टेट से हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया। अब बारी किसकी आती है? रिजिड। रिजिड में क्या होता है? जब भी हम लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जब भी हम लोग रिजिड पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करते हैं, तो उसमें 2 अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। एक कौन-सा? सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल पे कौन है? पार्लियामेंट। दूसरा कौन आएगा? स्टेट आएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। सही बात है ना? स्टेट लेजिस्लेचर का भी वोटिंग होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 नीड टू बी रेक्टिफाइड बाय द स्टेट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी एट स्टेट लेजिस्लेचर। मीन्स जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर, मान लो कोई ऐसा स्टेट है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जहाँ पे क्या है 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में भाई सिंपल मेजॉर बस ओवरऑल 100 सीट्स है, जिसमें 80 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो मैं इसको 2 से 80 मेंबर प्रेजेंट भी है और वोटिंग के लिए एलिजिबल भी है, तो 80 डिवाइड बाई 2 करूँगा 40। अगेन ये इवन नंबर है, तो इसमें 1 ऐड कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे 41 लोग ये बोले कि हाँ भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना चाहिए, तो ये बिल क्या होगा? इजीली पास आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट जो है वो है डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी। हम लोग क्यों बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी? ये इसलिए बोलते हैं कि अगर कहीं पे ये चीज़ें मेंशन ना हो, ये चीज़ें अगर मेंशन ना की गई हो कि आपका आपके मीन्स किस टाइप ऑफ मेजॉरिटी का आपको यूज़ करना है, तो हम लोग भाई डिफ़ॉल्ट से हम लोग क्या करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी का ही यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 312। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये दोनों एप्लीकेबल है किसके लिए? ओनली एंड ओनली फॉर राज्यसभा। अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है। इट रेफर्स टू बी मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग इन द हाउस। ठीक है, 240 में ले लेता हूँ, ठीक है, 245 245 स्ट्रेंथ है, ठीक है, राज्यसभा की, जिसमें से 240 मेंबर्स क्या हैं? प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग के लिए एलिजिबल भी हैं। अगेन 2/3 करता हूँ, मीन्स कितना हुआ?
ये कितना हो गया 80, 82, 160, 160, तो ये बिल इजीली पास हो जाएगा। अब इसमें क्या बोलता है आर्टिकल 249 के तहत क्या बोला जाता है? आर्टिकल 249 ये बोलता है कि भाई राज्यसभा को ये एम्पावर किया जाता है कि अगर आप इस स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करके अगर आप स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करके अगर आप रेज़ोल्यूशन को पास कर देते हो, तो स्टेट तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है मीन्स लोकसभा जो है, उसको ये पावर मिल जाएगा कि वो क्या कर सकता है? वो स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। समझ में आ रहा है? स्टेट के लिए लॉ बना सकता है मीन्स कुछ लॉज़ ऐसे होते हैं आपको मालूम रहेगा कि हमारे यहाँ पे क्या है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि वो स्टेट लिस्ट में क्या करे? लॉज़ बनाए। तो अगर समझिए कुछ अगर ऐसा सिनेरियो आ गया बहुत कंपल्सरी है या स्टेट के कंट्री के यूनिटी की सवाल है, तो उस टाइम पे क्या करेगा? ये जो राज्यसभा है वो क्या करेगा? इस स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करेगा 249 के तहत, जिसमें ये बोलेगा ओनली 249 के तहत, जिसमें ये बोला जाएगा कि भाई अगर यहाँ पे 2/3 से पास हो गया, कौन-सा बिल? कोई भी बिल अगर 2/3 से पास हो गया, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगा? यूनियन गवर्नमेंट अब स्टेट लिस्ट के लिए क्या करेगा? लॉज़ बनाएगा और ये जो लॉज़ बनाएगा, वो मीन्स जो भी लॉ बनाएगा अब मान लीजिए मैं एक बार बिल पास करा दिया तो वो लॉ कितने वो बिल कितने साल वो लॉ कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? ओनली एंड ओनली 1 ईयर्स। 1 ईयर्स में ही वो क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट में। उसके बाद वो लॉ नहीं बना सकता। उसके बाद वो लॉ तभी बनाएगा जब वो फिर से इस चीज़ को क्या करेगा? पास करेगा। समझ में आ रहा है? अगेन जो केस है आर्टिकल 312 वो क्या बोलता है? टू पास राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट फॉर द क्रिएशन न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग स्टेट लिस्ट में बता रहे थे जो क्या करता है राज्यसभा एम्पावर करता है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए लॉ बनाने के लिए किसमें स्टेट लिस्ट में। ठीक है ना जो उसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे आईएएस, आईपीएस हुए, ठीक है ना? अब ये लोग क्या है? ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, मीन्स इन लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने हायर किया ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब हायर करेगी, तो वो कहीं न कहीं स्टेट में भेज रही है। मतलब स्टेट में भेज रही है मतलब वो वहाँ के गवर्नेंस में वो कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेंगे, सही बात है ना? तो अगर वो वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे तो स्टेट का भी मैटर हुआ ना? बात समझ में आ रहा है? मतलब सेंटर का भी हुआ, स्टेट का भी मैटर हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पे राज्यसभा को ये पावर दिया गया कि अगर राज्यसभा अगर एम्पावर करे पार्लियामेंट को, तो ही वो क्या कर सकती है? ऑल इंडिया न्यू सर्विसेज़ का क्रिएशन कर सकती है। कोई नया डिपार्टमेंट बना सकती है, जो स्टेट में भी जाके काम कर सके सेंटर के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये हुआ अपना टाइप 1। अब मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है, राज्यसभा के लिए एप्लीकेबल हैं। अब देखिए डिफ़ॉल्ट का मैंने आपको बोला था ना डिफ़ॉल्ट के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसको बताया गया है? राज्यसभा को बताया गया है क्या? कि 2/3 से पास करना है। लेकिन लोकसभा के लिए कुछ लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। अगर लोकसभा के लिए नहीं लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे? किस चीज़ का यूज़ करेंगे? डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी का। मतलब लोकसभा में क्या चाहिए? ओनली सिंपल मेजॉरिटी। तो वो चीज़ें क्या हो जाएँगी? पास ऑन हो जाएँगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। अब अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, पहले फर्स्ट वन देख लेते हैं फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या मैंने बोला था। द मेजॉरिटी इज नॉट देन द मेजॉरिटी इज नॉट देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड द वोटिंग। मीन्स 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? जो भी एक्स वाई जेड जो भी एक्स नंबर्स ऑफ एमपीज हैं वो 2/3 से क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी को गेन करना चाहिए। वही सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ 540। ठीक है? वो क्या है? प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग के लिए एलिजिबल भी हैं। ठीक है? अब इनका वोटिंग हो रहा है तो इसमें से 540 में से मुझे कितने मेंबर्स चाहिए? तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, कितना हुआ? अगेन 360 होगा। 360 अगर 360 मेंबर्स अगर किसी चीज़ पे राजी होंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये चीज़ें ईज़िली
पास हो सकता है। ये हुआ मेरा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, बाय द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस 272 और मोर। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है किसकी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। मैंने आपको बोला था ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगा? कहीं ना कहीं किसी और मेजॉरिटी के साथ आएगा, मीन्स वहां पे एड ऑन हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं टाइप टू, सॉरी, टाइप वन देखिए, टाइप वन क्या था? टाइप वन यही है ना, ये वाला फ्रेम देखिए। इट्स रेफर टू द मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग इन द हाउस। ठीक है, यहाँ पे देखिए द मेजॉरिटी, वही सेम चीज है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड द वोटिंग, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ टाइप वन प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नथिंग बट व्हाट? टाइप टू। समझ में आ रहा है? मतलब मैं एक और सीन ले लेता हूँ। मान लीजिए 2/3 टोटल मेंबर जो प्रेजेंट है वो 360 मेंबर्स हैं, जो प्रेजेंट भी है और वोटिंग के लिए एलिजिबल भी हैं। मैं अगर इसको कैंसिल करूं तो ये कितना होता है? 120, अगेन 120 मल्टीप्लाई बाई 240। अब देखिए, ये फर्स्ट केस को तो फर्स्ट मीन्स जो मेरा पहला जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन सेकंड वन को फुलफिल कर रहा है क्या? नहीं, ये 272 से कम है। मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज़्यादा होना चाहिए, और कितना होना चाहिए? 2/3 भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ये फर्स्ट वन केस को फुलफिल कर रहा है, लेकिन सेकंड वन को नहीं कर रहा है, तो मैं ये बिल को पास नहीं कर सकता हूँ। ये जो भी प्रपोजल होगा उसको क्या होगा? वो प्रपोजल क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका, ये जो सेकंड टाइप, जो टाइप टू है, उसका यूज हम लोग किस किस चीज के लिए करते हैं? टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट डज नॉट इफेक्ट फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म को इफेक्ट ना करे, मीन्स अपने स्टेट को, स्टेट वाला जो मतलब स्टेट से पावर अपने पास गेन ना कर रहा हो। समझ में आ रहा ना? क्यों फेडरलिज्म क्या बोलता है? फेडरलिज्म ये होता है कि सेंटर के पास, सेंटर भी एक ऑटोनोमस बॉडी रहेगी, स्टेट भी क्या रहेगी? एक ऑटोनोमस बॉडी रहेगी। इसके कुछ अपने ज्यूरिडिक्शन होंगे, इसके कुछ अपने ज्यूरिडिक्शन होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वही चीजें बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? रिमूवल ऑफ द जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूव करने के लिए भी हम इस पावर का यूज करते हैं, इस टाइप टू के मेजोरिटी का यूज करते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। रिमूवल ऑफ सीईसी और सीएचए। सीईसी मीन्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सी एस ए मीन्स कंट्रोलर ऑडिट जनरल। ठीक है ना? इन दोनों को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यही सेम स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू का यूज करते हैं। अप्रूवल ऑफ द नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी एज आर्टिकल 368 इन द बोथ द हाउसेस। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में कितना चाहिए? 368 चाहिए। समझ में आ रहा है? किसके लिए? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। याद करिएगा पिछली बार हम लोग जो बात कर रहे थे स्पेशल, वो किसके लिए? फाइनेंशियल और स्टेट इमरजेंसी के लिए बात कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? हम लोग नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है? उसके बाद सेकंड वन ये बोल रहा है कि फिफ्थ वन, सॉरी, ये बोल रहा है रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है? अंडर आर्टिकल 169। मीन्स अगर स्टेट अगर बोले कि भाई, स्टेट को अगर ऐसा लगता है कि हमारा क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली तो होता है सारे स्टेट के पास, मीन्स मोस्ट सारे स्टेट के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन बहुत कम स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर किसी स्टेट को ये लगता है, एग्जिस्टिंग स्टेट को, कि हमारे पास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हटा देना चाहिए, या किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल को एड ऑन करवाना है, ऐड करवाना हो, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? यही टाइप टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट जो है बहुत सिंपल है, ये आर्टिकल 61 के तहत है। ठीक है? टाइप थ्री मेजोरिटी, ये क्या बोलता है? ये वही बोलता है कि इट रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है? 2/3 होना चाहिए। इन द लोकसभा द स्पेशल मेजोरिटी 61 364, while
इन राज्यसभा द स्पेशल मेजोरिटी इज 164। मतलब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे टोटल मेंबर्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, मीन्स एप, ठीक है। तो 543 को 2/3 से होना चाहिए, जो कि लमसम आएगा 362 और मोर। ये किसके लिए है, ये है लोकसभा के लिए है, और राज्यसभा के लिए 232 इंटू 245, जो कि इक्वल होगा किससे, 164 और मोर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 होना चाहिए, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 होना चाहिए मेजोरिटी, मतलब 362 लोग किसी चीज़ के लिए अग्री करने चाहिए। सेम राज्यसभा में 245 लोग हों और उसमें से 2/3 मीन्स 164 लोग किसी चीज़ के लिए अग्री हों, तो ही ये मीन्स ये मेजोरिटी मानी जाएगी, ठीक है। अब इस मेजोरिटी का यूज़ किस लिए करते हैं, फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस आर्टिकल का यूज़ करते हैं और इस टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मेंशन करिए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ। ओके, थैंक यू।